नमस्कार, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत करते हैं आप सभी का आपके अपने एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म ओडी स्टडी पॉइंट पर। तो कैसे हो मेरे बब्बर शेरो? उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही बेहतर होंगे और बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोग अपने पॉलीटेक्निक अथवा आईईआरटी एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए बिल्कुल तन मन धन से बेहतर तरीके से तैयारी कर रहे होंगे। वैसे धन तो है नहीं, लेकिन बेहतर तरीके से तैयारी करके पॉलिटेक्निक अथवा आईईआरटी में सिलेक्शन ले करके एक इंजीनियर बन जाओगे ना, तो धन भी आ जाएगा। और दूसरी बात यह है भाई साहब कि जो आपका वीकली टेस्ट होता है हर संडे को, वो आपका कल जैसे कि संडे है कंडक्ट करवाया जाएगा ओडी स्टडी पॉइंट के एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पर, जो कि आप सुबह के 7 बजे से लेकर के शाम के 7 बजे के बीच आप जरूर टेस्ट दीजिएगा। ये आपका वीकली टेस्ट चौथा है और जो स्टूडेंट रैंक 1 लाता है उसको प्राइज भी दिया जाता है। तो आप लोग जरूर टेस्ट दीजिएगा। जो बच्चे पेड कोर्स ले रखे हैं वो भी दे सकते हैं और जो नहीं ले रखे हैं वो भी दे सकते हैं। ठीक है भाई, क्योंकि फ्री है, हर संडे को होता है। तो आज की क्लास में मेरे प्यारे दोस्तों मैं आप लोगों का जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 है रसायन की भाषा, इस चैप्टर के टोटल क्वेश्चन का सॉल्यूशन सिंगल क्लास में मैं करवाऊंगा और एक एक क्वेश्चन को बिल्कुल बेहतर कॉन्सेप्ट के साथ बताऊंगा, जिससे आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट और कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है भाई, तो बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को और हम पेश करते हैं मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने आज का पहला क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन मैं आपके सामने फेंक रहा हूं, आप ध्यान से इस क्वेश्चन को समझिएगा। और जो बच्चे हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट व थ्योरी वाला वीडियो देख रखे हैं ना, उनको तो किसी भी प्रकार का दिक्कत आएगा ही नहीं, वे ऐसे ही धुआं धुआं कर देंगे, कौनों प्रकार का कोई दर्द परेशानी नहीं आएगी, वे ऐसे ही धुआं करेंगे। ठीक है, ये मैं मान सकता हूं, क्योंकि मैं पढ़ाता ही हूं इतने शानदार तरीके से कि कौनों प्रकार का दर्द परेशानी रहेगा ही नहीं। ठीक है भाई, तो आप एक एक क्वेश्चन की गरिमा को आप ध्यान से देखिएगा, अपनी वाली गरिमा मत समझ लेना। ठीक है भाई, चलिएगा। तो ए रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 भैया। तो ध्यान से देखो बाबू, क्वेश्चन नंबर 1 को कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 आपका है पोटेशियम सल्फेट तथा बेरियम क्लोराइड की अभिक्रिया द्वारा प्राप्त अवक्षेप होगा। तो भैया पोटेशियम सल्फेट को आपको बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराकर चेक करना है कि अवक्षेप के रूप में क्या प्राप्त होगा। तो पोटेशियम सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप कहोगे पोटेशियम सल्फेट का K2SO4 होता है। इसकी अभिक्रिया किससे कराना है? बेरियम क्लोराइड से। किससे कराना है बबुआ? बेरियम क्लोराइड से तुमको अभिक्रिया कराना है। तो बेरियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र BaCl2 होता है। तो जैसे ही तुम पोटेशियम क्लोराइड का बेरियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया कराओगे ना, तो आपको क्या मिल जाएगा? आपको मिलेगा बाबू बेरियम सल्फेट यानी BaSO4 प्लस का क्या मिलेगा? पोटेशियम क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके बनाएगा 2KCl। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पोटेशियम सल्फेट को बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराइएगा तो बेरियम सल्फेट और पोटेशियम क्लोराइड मिलेगा। तो आपका बेरियम सल्फेट दे रखा है, यानी आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। यानी जैसे ही आप पोटेशियम सल्फेट का बेरियम क्लोराइड से अभिक्रिया कराइएगा तो आपको बेरियम सल्फेट मिलेगा। ठीक है बाबू, चलिए
अब हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। ए देखो कितना प्यारा सा क्वेश्चन है। बोला है Ca3, क्वेश्चन इस तरीके से है बाबू, Ca3PO4 का ट्वाइस में आपको कैल्शियम की क्या बताना है, संयोजकता बताना है। कैल्शियम की संयोजकता बताना है, यानी कैल्शियम की समझ लो ऑक्सीकरण संख्या बताना है। तो मैंने आपको बताया था कि जिसकी संयोजकता निकालना हो या जिसकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना हो उसको तुम यक्स मान लो। तो 3 भाग कैल्शियम है तो 3 यक्स हो जाएगा, प्लस का यहाँ पर PO4 का ट्वाइस है तो 2 को हम पहले लिख लेते हैं। फास्फोरस की संयोजकता कितनी होती है, तो आप कहोगे 5 होता है। 4 भाग ऑक्सीजन है तो 4 गुणे ऑक्सीजन की संयोजकता -2 बराबर में 0। क्लियर है। अब देखो यहां से मिलेगा तुमको 3 यक्स, -8 में से 5 घटाओगे तो मिलेगा -3। अब -3 का गुणा 2 में कराओगे तो -6 बराबर 0, यानी कि 3x बराबर 6 मिलेगा। 3 से काटोगे 6 को तो 2 बार में, यानी x की वैल्यू तुमको 2 मिल जाएगी। यानी कैल्शियम की जो संयोजकता होगी वो आपका 2 होगा बाबू। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है तो बताओ। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 पर आ जाओ। सूत्र जो किसी पदार्थ के एक अणु में उपस्थित विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को व्यक्त करता है। तो विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की वास्तविक संख्या को मूलानुपाती सूत्र व्यक्त करता है, यानी ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आ जाओ। कार्बोनेट मूलक पर आवेश होता है तो वही बता सकता है जिसको कार्बोनेट मूलक का रासायनिक सूत्र पता हो। तो कार्बोनेट मूलक का रासायनिक सूत्र होता है CO3 पर -2। तो बोला है आवेश होता है तो भैया आवेश कितना है, -2। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दूसरी बात ए है बाबू कि जो कल आपका टेस्ट होने वाला है इसमें 2 चैप्टर तुम्हारे केमिस्ट्री के रहेंगे और 2 चैप्टर तुम्हारे मैथ के रहेंगे। तो केमिस्ट्री में तुम्हारे कौन कौन से चैप्टर रहेंगे, पहला चैप्टर रहेगा रसायन की भाषा, और दूसरा चैप्टर जो तुम्हारा रहेगा ना, मैं बता देता हूं, 1 सेकंड का समय दो। और जो दूसरा चैप्टर रहेगा बाबू वो तुम्हारा रहेगा संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन। तो संयोजकता एवं रासायनिक आबंधन और रसायन की भाषा 2 चैप्टर केमिस्ट्री का होगा और 2 ही चैप्टर मैथ का होगा। मैथ में बाबू आपका रहेगा पहला चैप्टर रैखिक तथा द्विघात समीकरण, पहला चैप्टर रैखिक तथा द्विघात समीकरण, और दूसरा चैप्टर रहेगा बीजगणितीय सूत्रों पर आधारित प्रश्न। तो 2 चैप्टर मैथ का, 2 चैप्टर केमिस्ट्री का दिमाग में बैठा लो, उन्हीं से क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 पर आ जाओ। बोला है CaCO3 में कैल्शियम की प्रतिशतता बताओ। तो इस क्वेश्चन को तो हमें नहीं बताना चाहिए, क्योंकि भाई साहब जब मैंने इसी चैप्टर का पार्ट 2 वाला जो वीडियो बनाया है ना, उसमें मैंने इस क्वेश्चन को एग्जाम्पल के रूप में सॉल्व करवा रखा है। रसायन की भाषा यानी चैप्टर नंबर 7 जो अभी मैं पढ़ा रहा हूं, इसका जो पार्ट 2 वीडियो बनाया है ना, उसमें मैंने एग्जाम्पल में यह क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है। तो जाकर के देख लेना, जो बच्चे देख रखे हैं उनको पता है। ठीक है, तो इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रखा हूं, ऑलरेडी पार्ट 2 में करवाया है। अब देखो क्वेश्चन नंबर, तुम आ जाओ 6 पर। देखो ये भी क्वेश्चन मैंने पार्ट 2 में ही करवाया है। जो मैंने इस चैप्टर का पार्ट 2 वाला वीडियो बनाया है ना, पार्ट 2 वाले वीडियो में बबुआ एग्जाम्पल में मैंने यही क्वेश्चन करवाया है, वहां से देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भैया, इसको कराऊंगा, ये नहीं कराया तो इसको करा दूंगा, लेकिन शायद इसको भी कराया था, लेकिन करा देते हैं चलो। यहां पर बोला है नीले थोथे CuSO4 इंटू 5H2O में जल की प्रतिशत मात्रा बताओ।
तो सबसे पहला तुम ये ध्यान में रखना बाबू कि नीले थोथे का तुमको रासायनिक सूत्र एकदम ध्यान में होना चाहिए, दिमाग में होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट पूछेगा। तो नीले तोते का रासायनिक सूत्र आपको पता होना चाहिए, ठीक है भाई। तो जल की प्रतिशत मात्रा बताना है। तो देखो मैंने बताया था कि किसी भी तत्व या किसी भी यौगिक की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालते हो। तो मैंने आपको बताया था तत्व की प्रतिशत मात्रा बराबर तत्व की मात्रा गुणे 100 बटे यौगिक का मात्रा या यौगिक का भार। यहां पर जल का पूछा है तो यहां पर लिख लोगे बाबू जल की प्रतिशत मात्रा बराबर क्या होगा। तो जल की प्रतिशत मात्रा बराबर बाबू हो जाएगा जल की मात्रा क्या होगा बाबू, जल की मात्रा गुणे आपका 100 होगा बटे आपका होगा यौगिक का अणुभार बटे क्या होगा बाबू, यौगिक का अणुभार। ये प्यारा सा फार्मूला याद कर लो, बस 4 नंबर एकदम बिना मेहनत के तुम ले सकते हो। तो सबसे पहले भैया इस यौगिक का अणुभार निकालो। तो कापर का तुमको दे रखा है 63.5, सल्फर का तुम्हारा 32, 4 भाग ऑक्सीजन है तो 4 गुणे 16 हो जाएगा, प्लस का 5 भाग जल है तो 5 हो जाएगा, 2 भाग हाइड्रोजन है ना तो 2 गुणे 1 हो जाएगा, प्लस ऑक्सीजन का 16 हो जाएगा। ठीक है भाई। अब तुम अणुभार निकाल लो प्यार से। तो मिलेगा तुमको 63.5 प्लस का 32 प्लस का 64, यहां पर 16 दुना 16 और 2 18, 18 पचे 90, यानी कि जो जल की मात्रा है 90 है। अब टोटल जब तुम जोड़ोगे ना तब तुमको क्या मिलेगा, जब टोटल जोड़ोगे तो तुमको नीले थोथे का अणुभार मिलेगा। अब जोड़ो तो 64 में 32 जोड़ोगे 96 होगा, और 96 में भैया 90 जोड़ो, 96 में तुम 90 जोड़ लो, फिर तुम 63.5 भी जोड़ लो। तो यहां पर 0.5 तो आएगा ही, 6 3 9 होगा, 9 दूना 18 और 2 20 4 24, यानी 249.5 आएगा। यानी यौगिक का जो अणुभार आएगा बाबू 249.5। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो यहां पर रख दो, तो जल की प्रतिशत जल की मात्रा कितना है 90 है, तो भैया हम 90 रखेंगे, गुणे का हम 100 कर देंगे, बटे यौगिक का अणुभार कितना है 249.5 है। अब देखो ए तुम्हारा 249.5 है, यानी केवल 0.5 की कमी है। तो मैं क्या करता हूं, इसको मैं कैलकुलेशन को सिंपल बनाने के लिए इसको 249.5 को हम 250 ले लेते हैं। तो हमारा हो जाएगा 90 गुणे 100 बाबू बट्टे का हमारा 250, जीरो से जीरो काटो, 5 पचे 25, 5 दूना 10, फिर 5 से काटोगे तो 18 बार में, तो 18 दूना कितना आएगा बाबू 36%। यानी कि नीले थोथे में जल की जो प्रतिशत मात्रा होगी 36% होगा। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, चलिएगा। तो कभी भी अगर इस टाइप का पेचीदा कैलकुलेशन आ जाए ना तो थोड़ा पॉइंट पॉइंट इधर कर देना, ये नहीं कि 249 है तो सीधे 300 लिख दो, 0.5 का इधर उधर कर सकते हो, लेकिन 200 से ऊपर हो नंबर तब चलो। तो वहां से आप अनुमान लगा सकते हो कौन सा आंसर होगा, ठीक है भाई, अनुमान लगा सकते हो। देखिए क्या बोला है, एल्युमिनियम की संयोजकता भैया 3 है और सल्फेट आयन की संयोजकता 2 है। तो भैया हम यहां पर एल्युमिनियम लिख लेते हैं और यहां पर सल्फेट। सल्फेट का फार्मूला बताओ, किसको किसको पता है। अगर हम तुमसे पूछे सल्फेट का फार्मूला किसको, तो सल्फेट का होता है SO4। तो एल्युमिनियम की संयोजकता क्या होता है बाबू, 3 दिया है, सल्फेट का 2। अब क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कराओ। क्रॉस मल्टीप्लाई का सेंस ये है, 2 जो है ना एल्युमिनियम का पूंछ पकड़ के लटक जाएगा, और जो 3 है ना
वो तुम्हारा किसका पूछ पड़ के पकड़ेगा, SO4 के नीचे लटक जाएगा, बस लटका दो। तो एल्युमिनियम के नीचे 2 लटक गया और SO4 के नीचे 3 लटक गया, यानी Al2SO4 का थ्रायस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है ना। चलो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर आप 9 में। देखो क्वेश्चन में क्या बोला है बाबू कि 1 बिलियन में 10 ग्राम कॉपर सल्फेट उपस्थित है। इस बिलियन में 3.27 ग्राम जिंक धातु डालने पर कितना कॉपर अवक्षेपित होगा, ये तुमको बताना है। भाई साहब कितना कॉपर अवक्षेपित होगा ये तुमको बताना है, तो डायरेक्ट कर दो। कितना कॉपर अवक्षेपित होगा, तो कॉपर की मात्रा गुणे कितने में पूछा है, 3.27 ग्राम कर दो बटे जिंक की मात्रा, तो जिंक का तुम्हारा 65.4 है। अब इसी का कैलकुलेशन कर लो, इसी का तुम कैलकुलेशन कर लो। मैंने कैलकुलेशन कर रखा है 3.175 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। तो डायरेक्ट करो, पूरा प्रोसेस लिखोगे तो लंबा समय लगेगा, टाइम वेस्ट होगा। डायरेक्ट कॉपर की मात्रा कितने में पूछा है, 3.27 में बट्टे जिंक की मात्रा, कैलकुलेट कर दो। क्वेश्चन नंबर 10 पर आ जाओ। पोटेशियम कार्बोनेट को गर्म करने पर भार में प्रतिशत कमी होगी। तो सबसे पहले भैया तुमको पोटेशियम कार्बोनेट, 1 मिनट में चेक करता हूं, एक पोटेशियम कार्बोनेट नहीं होना चाहिए, पोटेशियम क्लोरेट है। ये तुम्हारा पोटेशियम क्लोरेट है, पोटेशियम क्लोरेट है। को गर्म करने पर भार में कितने की कमी होगी। तो भाई साहब पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, KClO3 होता है। पोटेशियम क्लोरेट का रासायनिक सूत्र होता है KClO3। इनको एकदम चाप के तुम गरम करो, इनको क्या करोगे, एकदम बिल्कुल चाप के गरम करोगे। ये जो है ना साइन, एक गरम का चिन्ह है। तो जैसे ही तुम गरम करोगे ना तो तुमको क्या मिलेगा, KClO मिलेगा प्लस का ऑक्सीजन मिलेगा। तो जो तुम्हारा ऑक्सीजन है ना बाबू, ये तो तुम्हारा उड़ जाएगा वायु में, यानी यूं उड़ेगा और वायु में चला जाएगा, आकाश में चला जाएगा। तो यहां पर हमारा पोटेशियम क्लोरेट की इतनी मात्रा थी, जैसे ही हम गर्म किए तो इतना हमारा बच रहा है, ये तो हमारा ऑक्सीजन के रूप में आकाश में चला जा रहा है। तो यहां पर तुम KClO3 का अणुभार निकालो, तो पोटेशियम का बाबू 39 होता है, क्लोरीन का 35.5 होता है, ठीक है ना, 35.5 होता है। 3 भाग ऑक्सीजन है तो 3 गुणे 16 करिएगा, तो मिलेगा भाई साहब 39 प्लस का 35.5 प्लस का 48। अब जोड़ लो तुम, तो देखो 8 5 13 7 20 2 22 को 2 हासिल 2 बचेगा, 4 3 7 3 10 जू 12, यानी 122.5 तुमको मिलेगा किसका, पोटेशियम क्लोरेट का अणुभार। अब जैसे ही तुम गर्म करोगे ना तब देखो कितना बच रहा है, तो पोटेशियम का भैया 39, क्लोरीन का 35.5, एक भाग ऑक्सीजन है तो 16 जोड़ो। अब जोड़ दो कितना होगा, तो 6 5 11 9 20 को 0, 2 1 3 दूना 6 3 9, यानी कि 90.5 मिल रहा है। यानी जैसे तुम गर्म किए तो 122.5 से घट करके कितना आ गया, 90.5। तो कितने की कमी हो रही है, तो भाई साहब कितने की कमी हो रही है, तो आप कहोगे 32.5 की कमी हो रही है। किस पर, 122.5 पर। यानी पहले हमारा 122 तो था, कमी कितना हो रही है, 32.5 की। अब परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से एकदम खच से गुणा कर दो। अब देखो ऊपर में भी एक अंक पे दशमलव है, नीचे में भी, तो हम इस दशमलव को एकदम खात्मा कर देते हैं, क्योंकि एक एक अंक पर है ना। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 325 और निचवा में तुम्हारा हो जाएगा 1225, क्योंकि दशमलव हट गया है, ठीक है। अगुड़े में तुम कर दो 100। अब इसी का कैलकुलेशन करो, तो देखो भाई साहब कैलकुलेशन कैसे करोगे, तो 5 छक्का 30
और 5×5 = 25, 5×2 = 10, 5×4 = 20, 5×5 = 25, 5 से काटो तो 13 बार में, 5 से काटोगे तो 5×4 = 20, 5×9 = 45, यानी तुमको मिल जाएगा 1300 बट्टे का 49। कितना मिलेगा भाई साहब? 1300 बट्टे का 49, यानी इसमें तुम 49 से भाग दो, अब दो भाग तो पहले तो दुई आएगा, 49×2 = 98 होगा, फिर बचेगा तुम्हारा 32। कितना बचेगा? 32। फिर जीरो उतर जाएगा। अब कितनी बार? हमें लगता है 6 बार में जाएगा, तो तुम्हारा 294 आएगा, यानी कि 26 के आसपास आएगा। यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा? डी सही हो जाएगा। यानी उसके भार में जो कमी आएगी ना, 26.18% की आएगी। क्वेश्चन एक आता है, तुम प्रयास करो, मैं आंसर देने के लिए एकदम तैयार हूं। जैसे ही तुमने 2 और 6 देखा ना, तुरंत टिक करो, क्योंकि 2 6 के बाद और कोई ऑप्शन है ही नहीं। चलो, दशमलव उसमलव में मत निकालने लगना। बोला है निम्नलिखित में से ग्लूकोज का अणुसूत्र है। तो भैया, जो तुम्हारा ग्लूकोज होता है ना, इसका अणुसूत्र C6H12O6 होता है, यानी ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 पर आओ। बोला है FeSO4 × 7H2O में क्रिस्टल जल की प्रतिशत मात्रा बताओ। तो जैसे हमने नीले थोथे में नहीं निकाला है जल की प्रतिशत मात्रा, सेम कॉन्सेप्ट पर यहां भी निकालना है। तो सबसे पहले भाई हम क्या करेंगे, FeSO4 × 7H2O का अणुभार निकालेंगे। तो आयरन का बाबू 56 है, सल्फर का भैया 32 है, 4 भाग ऑक्सीजन है तो 4×16 हो जाएगा, 7 भाग जल है तो 7 गुणे जल का लिख लें, तो 2×1 प्लस का बाबू 16। जल का भार कितना होता है? 18 ग्राम होता है। तो यहाँ पर 56 में 32 जोड़ोगे तो 6×2 = 8, 5×3 = 8, 88 होगा, प्लस का 64 होगा। अब देखो 16×2 = 18, 18×7 कितना होता है? 126। अब सबको तुम एकदम चाप के जोड़ो तो कितना मिलेगा? 8×4 = 12 को 2, 8×6 = 14 और 1 15, 8×4 = 12, ठीक है। प्लस का तुम 126 करो, अब जोड़ो बाबू, तो 6×2 = 8, 5×2 = 7, 1×1 = 2, यानी कि 278 तुम्हारा क्या मिलेगा? 278 तुम्हारा यौगिक का अणुभार निकलेगा। इसमें जल की मात्रा कितना है? तो जल की जो मात्रा है भैया, वो कितना आया है? 126 आया है। अब निकाल लो। तुमको जल की प्रतिशत मात्रा पूछा है ना, तो जल की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालोगे? जल की मात्रा गुणे 100 बटे यौगिक का अणुभार। तो जल की मात्रा हमारा 126 है, गुणे 100 बटे का यौगिक का अणुभार, तो यौगिक का अणुभार भैया 278 है। अब काटो तो 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 2 × 9 = 18 और 2 पचसहिया में 100 होता है ना जी, 2 पचसहिया में 100। अब देखो कुछ कटेगा? नहीं कटेगा। ए 3 से कट रहा है लेकिन ए नहीं कट रहा है, एकदम ढीठ है। अब गुणा करा दो तो 5×6 = 30 को 0, 5×2 = 10, 3 × 13 को 3, 5×1 = 5, 1 6, यानी कि 6 कितना मिलेगा? 6300 में तुम 139 से भाग दो। अब दो भाग अब कर लोगे कि नहीं बताओ? 6300 में 139 से भाग तो दे ही दोगे यार। 13×3 = 39, 14×4 = 56, 14×25 = 70, ठीक है। इसको कैलकुलेशन कर लेना, बता देना कौन सा ऑप्शन सही होगा। यहां तक तो कर ही लोगे यार। अब देखो यहां पर क्या पूछा है, बोला है एक कार्बनिक यौगिक का प्रतिशत संगठन निम्न प्रकार है। तो इसका तुमको मूल अनुपाती सूत्र बताना है। तो भैया यह भी क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल में ही सॉल्व करवा रखा है। कहां पर भी? कहां पर भाई साहब? पार्ट 2 वाले वीडियो में मैंने एग्जाम्पल में यह क्वेश्चन सॉल्व करवा रखा है। जो नहीं देखे हैं पार्ट 2, जाके देख लेना।
ठीक है भाई, आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 14 में। बोला है नाइट्रोजन के एक ऑक्साइड में 25.94% ऑक्सीजन है, तो ऑक्साइड का सूत्र बताओ। नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड मतलब ई बा, नाइट्रोजन का एक ऑक्साइड का मतलब यह है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलल बा, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मिलल बा। तो यदि तुम्हारा इतना नाइट्रोजन है तो भैया अगर तुम्हारा नाइट्रोजन की जो मात्रा है 25.94% है, तो तुमको पता है कि कोई भी चीज अपने आप में 100% होता है, यानी नाइट्रोजन का जो ऑक्साइड होगा 100% होगा। अब 100% में से इतना नाइट्रोजन है तो ऑक्सीजन कितना होगा, तो 100 में से 25.94 घटाओगे तो 74.06 मिलेगा। अब तुम रेशियो देख लो, प्यार से तुम रेशियो देख लो, तो हमें लगता है 1:3 के कॉन्सेप्ट पर बनेगा, यानी कि जो भी हमारा यौगिक का सूत्र होगा उसमें 1 भाग नाइट्रोजन होना चाहिए और 3 भाग ऑक्सीजन होना चाहिए। देख लो कौन ऑप्शन में है, तो यहाँ पर 50-50 वाला है, नहीं होगा। यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी नहीं होगा 1:3 का, लेकिन यहाँ पर लग रहा है, यहाँ पर भी नहीं होगा, यहाँ पर लग रहा है। देखो 2-3-6 होता है ना, यानी कि 1:3 का अनुपात है, अगर यही 6 होता ना तो 1:3 हो जाएगा। यानी कि हम 100% गारंटी के साथ कह सकते हैं कि एक ही ऑप्शन होगा, वो है ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि यही हमारा 1:3 के रेशियो में एकदम बिल्कुल टच कर रहा है। चलिए, तो आ जाइएगा क्वेश्चन नंबर 15 पर। आप ध्यान से और आराम से और प्यार से समझिएगा। यह क्वेश्चन मैं बताऊंगा, बिल्कुल बताऊंगा, क्योंकि यह क्वेश्चन अलग है। देखो यहां पर क्या बताना है कि एक कार्बनिक यौगिक के मात्रात्मक आकलन पर निम्न आंकड़े प्राप्त हुए। कार्बन तुम्हारा भैया कितना है, 20% है। हाइड्रोजन तुम्हारा 6.66% है और नाइट्रोजन इतना परसेंट है। तो यौगिक का सरलतम सूत्र बताओ। तो सबसे पहले तो तुम्हारे दिमाग में ये होना चाहिए कि भैया जितना ऑप्शन दिल बने सब में हमारा क्या है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है, कार्बन हाइड्रोजन नाइट्रोजन ऑक्सीजन है। लेकिन यहाँ पर तो हमको ऑक्सीजन दिया नहीं है, अब तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। लेकिन भाई साहब अगर ऑक्सीजन तुमको नहीं दिया है ना, तो इसका मतलब ये है कि जो कार्बन का परसेंटेज है, हाइड्रोजन का परसेंटेज है और नाइट्रोजन का परसेंटेज है, ये तुम्हारा 100% के बराबर नहीं है। बात को समझो, 100% के बराबर नहीं है। आप ध्यान से तीनों को जोड़ो भैया, तो 20 है, पहले इन दोनों को जोड़ लो। तो देखो 6.66 है, फिर कितना है 46.67 है, जोड़ो कितना होगा। तो भैया 7 6 13 को 3, 6 6 12 13 के 3, 6 6 12 13 को 3 और 1 5 हो जाएगा। अब इसी में बाबू 20 जोड़ दोगे तो तुमको कितना मिल जाएगा, 73.33। यानी हमारा जो यौगिक होना चाहिए 100% होना चाहिए, लेकिन जो हमें दे रखे हैं डाटा ना, ये तो हमको केवल 73.33 का दे रखे हैं। यानी 100% में से जो बचा भाग है ना वो हमारा ऑक्सीजन है। तो 100 में से 73.33 घटाओगे तो 100 में से भैया तुम 73.33 घटाओ तो कितना मिलेगा, तो मिलेगा यहाँ पर 7, यहाँ पर 6, यहाँ पर 9 में से 3 जाएगा 6 और 9 में से 7 जाएगा 2, यानी कि 32.67% हमारा क्या है, ऑक्सीजन है। कितना है, 32.67% ऑक्सीजन है। इसलिए हमारा जो सूत्र है ना ऑक्सीजन के साथ आया है। समझ में आ गया। तो अगर तुमको जो वैल्यू नहीं दिया रहेगा ना उसको तुमको सोचना है कि 100% में कितना जो हमारा परसेंटेज मात्रा दे रखा है।
जितना परसेंटेज मात्रा तत्वों का दे रखा है ना 100 में से घटा दो, तो जो तुम्हारा बाकी का तत्व है ना, जैसे इसमें ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का मात्रा कितना आया है 26.67। ध्यान रखो नहीं तो फिर कैलकुलेशन करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तुमको क्या करना है, सरलतम सूत्र निकालना है। तो पहले यहां पर हम लिखेंगे बबुआ तत्व है, और दूसरे खाना में हम लिखेंगे परसेंटेज मात्रा, तीसरे में हम लिखेंगे परमाणु भार। क्या लिखेंगे बबुआ, परमाणु भार लिखेंगे। उसके बाद से क्या करोगे, परमाणु भार के बाद क्या करोगे, परमाणुओं की संख्या, क्या, परमाणुओं की संख्या निकालना। हम लिख देते हैं यन, यन को ही परमाणुओं की संख्या बोलते हैं। स्पेस की कमी है इस वजह से ऐसा कर रहा हूं। यन आपका परमाणुओं की संख्या है, और यहां पर लिख लेना सरल अनुपात। क्या लिखोगे बाबू, सरल अनुपात। अब सारी वैल्यू रख करके एकदम चाप के सॉल्व करो। तो यहां पर भाई साहब तत्व में कौन कौन से हैं, एक कार्बन है, दूसरा हाइड्रोजन है, तीसरा तुम्हारा नाइट्रोजन है, और एक तत्व ऑक्सीजन है। परसेंटेज मात्रा तो कार्बन का 20% है, हाइड्रोजन का कितना है 6.66 है, नाइट्रोजन का कितना है 46.67 है, और ऑक्सीजन तुम्हारा कितना है 26.67 है। अब देखो भाई साहब, परमाणु भार लिखो। तो परमाणु भार कैसे लिखोगे, तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16। अब बात आती है कि हम परमाणुओं की संख्या कैसे निकालेंगे। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालते हो, तो परमाणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग दोगे ना तो परमाणुओं की संख्या आ जाएगी। प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग दो, तो भाई साहब प्रतिशत मात्रा में तुम परमाणु भार से भाग दो, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा 20 है, इसमें परमाणु भार 12 से भाग दोगे तो कार्बन के परमाणुओं की संख्या। हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा 6.66 है, इसमें 1 से भाग दोगे तो तुमको हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या। अब देखो नाइट्रोजन का जो परसेंटेज मात्रा है 46.66 है, इसमें तुम 14 से भाग दोगे तो नाइट्रोजन के परमाणुओं की संख्या। अब ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करोगे, 26.67 में तुम 16 से भाग दो। अब भाग दो, दो भाग 12 से भाग दीजिएगा तो 12 एकम 12, बचेगा कितना 80। तो 12 छक 72, 1.6। यहां पर भाग दोगे तो 6.66, यहां पर भाग दोगे तो 14 तिया 42 और 14 तिया 42, 3.33 आएगा। यहां पर भाग दो तो देखो भैया 16 एकम 16 होला, और 16 छक्का 96, यानी 1.6 यहां पर भी आएगा। अब सरल अनुपात हम कैसे निकालेंगे ये बता दो, तो हमारा काम एकदम पूरी तरह से संपन्न हो जाएगा। जैसे विवाह संपन्न नहीं होता है, वैसे इनका भी काम संपन्न हो जाएगा। तो देखो इन चारों नंबर में जो आपने परमाणुओं की संख्या निकालना है, जो सबसे कम परमाणुओं की संख्या है ना, इन चारों परमाणुओं की संख्या में जो सबसे कम परमाणुओं की संख्या है ना, उसी से चारों में भाग दो। तो सबसे कम 1.6 है ना, तो 1.6 से सब में भाग दो, तो 1.6 बट्टे का 1.6, 6.66 बट्टे का 1.6, 3.3 का 1.6, और 1.6 का बट्टे का 1.6। अब इन्हीं को तुम सॉल्व कर लो भैया। तो यहां पर कैंसिल करोगे तो 1 मिलेगा, यहां पर कैंसिल करोगे तो 16 चौको 64 यानी 4 मिलेगा। ध्यान में रखना सरल अनुपात लिखते समय आपको पूर्णांक में ही लिखना है, यानी कि दशमलव वाली जो आगे की वैल्यू है ना छोड़ देना। ये नहीं कि पूरा एकदम चापे जा रहे हैं कि 4 एकदम पूर्णांक में लिख देना है। अब देखो 16 दूना 32 होता है तो केवल 2 लिखना है, दशमलव के आगे वाली वैल्यू नहीं लिखना है। अब यहां पर काटोगे तो 1 मिलेगा,
यानी हम बहुत ही प्यार से कहेंगे, क्या कहेंगे, हम बहुत ही प्यार से कह सकते हैं कि जो हमारा कार्बन है 1 भाग है, जो हमारा हाइड्रोजन है 4 भाग है, जो हमारा नाइट्रोजन है 2 भाग है, और जो हमारा ऑक्सीजन है 1 भाग है ना? है। तो कार्बन 1 भाग है तो C1 हो जाएगा, हाइड्रोजन 4 भाग है तो C4 हो जाएगा, नाइट्रोजन 2 भाग है तो N2 हो जाएगा, ऑक्सीजन 1 भाग है तो N हो जाएगा। अब देख लो हम क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे CH4N2O। ए हमारा सरलतम सूत्र होगा। CH4, ना ना ना, ए नहीं आएगा। CH4N2O। ओहो हो, CH4N2O। हमें लगता है अब समय में गड़बड़ा दिए हैं। मैं देख लेता हूं, बिल्कुल बी वाला ऑप्शन सही होगा, एक गलत लिखा है। ये तुम्हारा CH4N2O ही लिखा है, CH4N2O, यानी ऑप्शन नंबर बी सही होगा। जो तुम्हारा सरलतम सूत्र होगा CH4N2O होगा। चलिए, तो हमें लगता है पूरा बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। और बेहतर तरीके से समझना चाहते हो तो जाकर के एक पार्ट 2 वाला वीडियो उठा लेना ना, एकदम धुआं धुआं तरीके से समझ में आएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर भैया 16 पर आओ तुम। यहां पर तुमको क्या निकालना है भैया? अणु सूत्र निकालना है। क्या निकालना है बाबू? अणु सूत्र निकालना है। तो यह क्वेश्चन जितना मैंने क्वेश्चन नंबर 15 में किया है ना, उतना तो इसमें करना पड़ेगा, लेकिन 2 स्टेप और आगे बढ़ जाना है। तो आ जाओ हम इसको करते हैं। तो सबसे पहले हम पेन को कर लेते हैं थोड़ा हल्का, क्योंकि भाई साहब एक क्वेश्चन है थोड़ा सा बड़ा, और हमारा बोर्ड कहीं छोटा न पड़ जाए, इसलिए। तो चलो, कोई बात नहीं है। तो सबसे पहला हम काम ये करेंगे कि सरलतम सूत्र निकालेंगे। जब तक हमको सरलतम सूत्र नहीं मिलेगा ना, तब तक हम अणु सूत्र नहीं निकाल सकते हैं। अणु सूत्र का मतलब आणविक सूत्र होता है, कंफ्यूज मत होना बाबू। तो यहां पर भाई साहब, तो सबसे पहले ब्लॉक में हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ज्यादा पतला हो जा रहा है ना। सबसे पहले ब्लॉक में हम लिख लेंगे तत्व। चलो, मैंने तत्व लिख लिया। फिर हम प्रतिशत मात्रा लिखेंगे। फिर हम परमाणु भार लिखेंगे। क्या लिखेंगे बाबू? परमाणु भार। परमाणु भार के बाद क्या लिखेंगे? परमाणुओं की संख्या, n यानी परमाणुओं की संख्या। फिर हम लिखेंगे सरल अनुपात। क्या लिखेंगे भैया? सरल अनुपात। बताओ, कोई दर्द है, कोई परेशानी है तो बताओ। अब तुम करो इसको। पहले तो सरल अनुपात निकालो, यानी सरलतम सूत्र निकालो। तो तत्व में क्या है? कार्बन है बाबू, हाइड्रोजन है बाबू, और ऑक्सीजन है। तो कार्बन कितना है? तो आप कहोगे 52.17% कार्बन है, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है? तो 13.06 है। ऑक्सीजन कितना है? 34.77 है। अब देखो परमाणु भार लिखेंगे, तो कार्बन हमारा 12 है, हाइड्रोजन का परमाणु भार 1 होता है, और ऑक्सीजन का 16 होता है। अब तुम परमाणुओं की संख्या निकालो। तो परमाणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? तो प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग दोगे ना, तो परमाणुओं की संख्या निकलेगी। तो अगर कार्बन के परमाणुओं की संख्या निकालना है, तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग दो। तो कार्बन की प्रतिशत मात्रा है 52.17, इसमें परमाणु भार 12 से भाग दो। अगर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या निकालना है, तो हाइड्रोजन के प्रतिशत मात्रा में हाइड्रोजन के परमाणु भार से भाग। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालना है, तो ऑक्सीजन के परमाणु भार में ऑक्सीजन के परमाणु भार से भाग दो। अब भैया यहां पर तुम
एकदम सॉल्व कर दो। तो देखो 12 से काटोगे तो 12 चौका कितना होता है 48, बचेगा 4 1, तो 12 तिया 36 यानी 4.3। यहां पर काटोगे तो 13.06 आएगा। यहां पर काटोगे तो 16 दूना 32, फिर बचेगा 2 4, तो 16 एकम 16 यानी कि 2.1 आएगा। अब क्या करेंगे, अब भैया हमको सरल अनुपात निकालने के लिए क्या करेंगे, इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है ना उसी से सब में भाग दे दो। इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है ना उसी को उठाकर सब में भाग दे दो, सरल अनुपात मिल जाएगा। तो छोटा नंबर 2.1 है, तो 4.3 में भी आप 2.1 से भाग, 13.06 में भी 2.1 से भाग, और 2.1 में भी 2.1 से भाग। तो यहां पर तुमको मिलेगा द्वि। ध्यान में रखना सरल अनुपात हमेशा पूर्णांक में लिया जाता है। ठीक है बाबू, आजा। यहां पर काटोगे तो 6 बार में कटेगा, और यहां पर काटोगे तो 1 बार में मिलेगा। यानी कि मेरे प्यारे दोस्तों कि जो तुम्हारा कार्बन है वो द्विभाग है, और जो तुम्हारा हाइड्रोजन है 6 भाग है, और जो तुम्हारा ऑक्सीजन है 1 भाग है। तो हमारा अणुसूत्र क्या आएगा, तो तुम कहोगे बबुआ कि अगर हमारा क्या है भैया, अगर हमारा द्विभाग कार्बन है तो C2 होगा, हाइड्रोजन 6 भाग है तो H6 होगा, ऑक्सीजन 1 भाग है तो O होगा। यानी कि जो हमारा सरलतम सूत्र आएगा ना ये हमारा C2H6O आएगा। क्लियर है, क्लियर है, ठीक है ना, ठीक है। अब देखिएगा भाई साहब, अब हमको क्या करना है, अणुओं की संख्या निकालना है। तो देखो अणुओं की संख्या बराबर क्या होता है, अणुओं की संख्या n बराबर होता है अणुभार बट्टे मूलानुपाती सूत्रभार। मैं तुमको कल ही की क्लास में बताया था कि जो तुम्हारा मूलानुपाती सूत्रभार होता है, सरलतम सूत्रभार को ही मूलानुपाती सूत्रभार कहते हैं। ऐसे समझो यार, सरलतम सूत्र को ही मूलानुपाती सूत्र कहते हैं। तो तुम्हारा सरलतम सूत्र है C2H6O है, इसका तुम अणुभार निकालो। तो द्विभाग कार्बन है तो 2 गुणे 12, 6 भाग हाइड्रोजन है तो 6 गुणे 1, प्लस का ऑक्सीजन का 16, तो 16 और 6 32। अब 32 में 24 जोड़ोगे, 12 दूना 24 और 6 30, 30 में बाबू तुम गड़बड़ा रहा है क्या जी, ठीक है, 12 दूना 24 36, ठीक है ठीक है। ये देखो 24 36 और 16 कितना होगा 46। यानी कि जो तुम्हारा यौगिक का अणुभार आया, या ऐसे कहो यौगिक का जो मूलानुपाती सूत्रभार आया वो तुम्हारा 46 आया। अब देखो अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अणुओं की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अणुभार में मूलानुपाती सूत्रभार से भाग दे देते हैं। तो अणुभार भैया हमारा 46 है, अब मूलानुपाती सूत्रभार आपने निकाला है 46 है, तो आपको n की जो वैल्यू आएगी 1 आ जाएगी। अब तुमको निकालना है अणु सूत्र या आणविक सूत्र, बात बराबर है। तो अणु सूत्र बराबर क्या होता है, अणु सूत्र बराबर आपका होता है भैया n गुणे मूलानुपाती सूत्र, n गुणे मूलानुपाती सूत्र, या लिखो अणु गुणे सरलतम सूत्र। कंफ्यूज मत होना मूलानुपाती सूत्र सरलतम सूत्र में, दोनों बात सेम है, चाहे मूलानुपाती सूत्र बोलो चाहे अणु सूत्र बोलो। अब यहाँ पर यन हो जाएगा, अब मूलानुपाती सूत्र आपने निकाला है C2H6O, तो C2H6O, तो n की वैल्यू 1 है, तो 1 का गुणा C2H6O में कराओगे तो तुम्हारा C2H6O ही रहेगा। अब देख लो C2H6O के फॉर्म में कौन सा ऑप्शन है, तो द्विभाग कार्बन C2H6O के फॉर्म में देखो कौन सा है, तो देखो द्विभाग कार्बन 6 भाग हाइड्रोजन
5 एक 6 भाग हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहां पर देखो आणविक सूत्र और सरलतम सूत्र में कोई अंतर इसलिए नहीं पड़ा क्योंकि यहां पर अणुओं की संख्या केवल केवल एक है, केवल केवल एक है, इसलिए अंतर नहीं पड़ा। जो आपका मूलानुपाती सूत्र था वही आपका आणविक सूत्र भी आ गया, लेकिन n की वैल्यू एक के जगह पर कुछ और रहती, चाहे 2 रहती, चाहे 3, चाहे 4, तब वहां पर अंतर हो जाता। ठीक है भाई, अगर और अच्छी तरीके से तुमको जानना है तो पार्ट 2 वाला वीडियो जा करके देख लेना, एकदम मक्खन की तरह एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 16 पर आओ। बेरियम कार्बोनेट का सूत्र है, बताओ। ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, लेकिन तभी तुम कर पाओगे जब तुमको पता होगा कि भैया बेरियम कार्बोनेट का सूत्र BaCO3 होता है। और नहीं पता होगा तो कभी छत देखोगे, कभी दीवार देखोगे, कभी आगे वाले बच्चे को देखोगे। तो ध्यान में रखो बाबू, समय है, पढ़ लो प्यार से। बोला है एक धातु यम के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, इसके फास्फेट का सूत्र बताओ। MCl2 है, फास्फेट का सूत्र बताओ। तो सबसे पहले MCl2 में ना हम M की संयोजकता देखेंगे। तो भैया M की संयोजकता हम X मान लेते हैं, Cl2 है तो 2 भाग क्लोरीन है ना, तो 2 गुणे क्लोरीन का -1 बराबर में 0, यानी X की वैल्यू 2 आ जाएगी। यानी M की जो संयोजकता है वो हमारा द्वि होगा। कितना होगा? M की जो संयोजकता होगा वो हमारा 2 होगा। तो यहां पर भैया हम यम लिखते हैं, इसकी संयोजकता 2 है। बात किया किसका है? फास्फेट का। तो फास्फेट का सूत्र होता है PO4, यही होता है ना जी। फास्फेट का सूत्र होता है PO4। अब देखो फास्फेट की जो संयोजकता होती है 3 होता है। अब तुम सोचोगे कैसे फास्फेट की संयोजकता 3 होता है, देख लो। यहां पर मान लो तुमको P की संयोजकता निकालना है, ऐसे यार देखो इसकी संयोजकता निकालना है तो फास्फोरस का 5 होता है, 4 गुणे ऑक्सीजन का कितना होता है? -2, तो मिलेगा 5 - 8, यानी देख लो तुमको 3 मिल रहा है कि नहीं। तो कंफ्यूज मत होना, ये तुमको जानकारी में होना चाहिए कि जो फास्फेट की जो संयोजकता होती है 3 होता है। अब एकदम चाप के तुम क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो। क्रॉस मल्टीप्लाई का सेंस क्या है कि जो तुम्हारा 3 है M के नीचे लटक जाएगा, और जो तुम्हारा द्वि है ना PO4 के नीचे लटक जाएगा। तो PO4 के नीचे द्वि लटका दो और M के नीचे 3 लटका दो, तो ऑप्शन नंबर बी सही होगा। लटक गए ना, 3 को लटका दिया M के नीचे और द्वि को लटका दिया PO4 के नीचे। चलो अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 19 को। बोला है एक हाइड्रोकार्बन का मूलानुपाती सूत्र CH है, इसका ये देखो यहां पर भी गलती है, सही कर देता हूं। ये वास्तविक घनत्व तो नहीं है, ये आपका बाबू है वाष्प घनत्व 39 है। तो आपको क्या बताना है? यौगिक का अणु सूत्र बताना है। क्या बताना है भैया? यौगिक का अणु सूत्र बताना है। तो चलो हम बताते हैं। तो देखो यौगिक का अणु सूत्र निकालने के लिए हमको अणुओं की संख्या पता होना चाहिए। और अणुओं की संख्या पता कैसे करोगे? क्योंकि अणुओं की संख्या का फार्मूला होता है अणुभार बट्टे मूलानुपाती सूत्रभार। तो तुमको मूलानुपाती सूत्रभार तो पता नहीं है, पता करें ना, करते हैं। तो देखो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कितना दे रखा है, ई बताओ। तो देख करके तुम बता सकते हो मूलानुपाती सूत्र। तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र कितना दे रखा है? मूलानुपाती सूत्र, तो यौगिक का मूलानुपाती सूत्र CH दे रखा है। तो मूलानुपाती सूत्र से मूलानुपाती सूत्र भार निकाल लोगे कि नहीं? तो तुम कहोगे निकाल लूंगा। तो यहां पर तुम निकाल लो मूलानुपाती सूत्रभार, मूलानुपाती सूत्रभार। तो CH का सूत्रभार निकालो
तो कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1, यानी कि 13 मिल जाएगा, है ना। अब देखो अणुओं की संख्या n बराबर क्या होता है, n बराबर होता है अणु भार बट्टे का मूलानुपाती सूत्र भार। बट्टे का तुम्हारा होता है मूलानुपाती सूत्र भार। तो यहां पर जो अणुभार है भाई वो कितना है, तो अणुभार तुमको नहीं पता है लेकिन वाष्प घनत्व तो पता है। तो बताओ वाष्प घनत्व से अणुभार निकाल सकते हो कि नहीं, तो तुमको पता है बाबू अणुभार बराबर क्या होता है, अणुभार बराबर होता है द्वि गुणे वाष्प घनत्व। पढ़े हो ना, अणुभार बराबर द्वि गुणे वाष्प घनत्व तो होता है। तो देखो 2 गुणे वाष्प घनत्व तो 39 है, तो 39 दूना कितना हो जाएगा 78। अब कूदने मत लगना कि भैया हमको तो अणुभार दिया ही नहीं है, कैसे निकालें। घनत्व तो दिया है ना, अणुभार बराबर 2 गुणे वाष्प घनत्व से अणुभार 78 निकाल लो, तो हो जाएगा 78 बट्टे का 13 मूलानुपाती सूत्र भार। तो 13 छक्का 78 हो जाएगा, यानी n की जो वैल्यू आएगी वो तुम्हारा 6 आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, n की जो वैल्यू आएगी 6 आएगा। अब तुम अणुसूत्र निकाल लो, तो अणुसूत्र बाबू कैसे निकालते हो, अणुसूत्र बराबर क्या होता है n गुणे मूलानुपाती सूत्र, n गुणे मूलानुपाती सूत्र। तो भाई साहब n की वैल्यू एकदम 6 रख दो, अब मूलानुपाती सूत्र कितना है CH है, तो मूलानुपाती सूत्र CH रख दो। अब 6 का गुणा CH में कराओगे तो C6H6 मिलेगा, यानी प्यार से ऑप्शन नंबर डी सही होगा। तो 1 से 2 बार देखोगे ना तो एकदम मास्टर बन जाओगे। चलो आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 20 पर। बोला है 200 ग्राम CaCO3 को तेज गर्म करने पर CaO की मात्रा प्राप्त होती है, ठीक है होती है। उसकी अभिक्रिया हेतु जल के द्रव्यमान की आवश्यकता है। यहां पर क्वेश्चन को बहुत ही धैर्य के साथ समझने की जरूरत है। पहले इन्होंने ये बोला है कि अगर हम 200 ग्राम CaCO3 को गर्म करते हैं तो हमारा कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त होता है। अगर हमको कैल्शियम ऑक्साइड का भी जल से अभिक्रिया कराना है तो कितना ग्राम जल हमें जरूरत पड़ेगी ये बताना है। समझ रहे हो ना कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहले ये CaCO3 को एकदम चाप के गर्म करता है, तेज गर्म करता है। तो भैया यहाँ पर हम लिख दिए CaCO3, इनको एकदम चाप के गर्म करो, एकदम गर्म करो तो एकदम पूरा जो गैस है ना एकदम नट्टी पूरा एकदम ऐंठ दो उसका जो घुमाने वाला है। तो जैसे ही तुम गर्म करोगे तो ए टूट जाएंगे, CaO प्लस का क्या बनेगा, प्लस का आपका बनेगा CO2, यानी कैल्शियम ऑक्साइड प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, प्लस का कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, ठीक है ना। चलो अब देखो भाई साहब यहां पर कैल्शियम ऑक्साइड का भार कितना है। ये तो 200 ग्राम की बात कर रहे हैं, लेकिन हम तो देखे आखिर में कितना है कैल्शियम ऑक्साइड का भार। तो देखो भाई साहब कैल्शियम का 40, कार्बन का 12, 3 भाग ऑक्सीजन है तो 3 गुणे 16, तो मिलेगा 40 प्लस का 12 प्लस का 48, 48 12 60 40 100, यानी कि 100 ग्राम अगर CaCO3 को 100 ग्राम अगर CaCO3 को तुम गर्म कर रहे हो तो क्या मिलता है, 100 ग्राम CaCO3 को गर्म कर रहे हो तो तुम्हारा कैल्शियम का 40 प्लस ऑक्सीजन का 16, या अगर 100 ग्राम CaCO3 को गर्म कर रहे हो तो तुमको 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। अगर 100 ग्राम हम CaCO3 को गर्म कर रहे हैं तो 56 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिल रहा है। लेकिन यहाँ तो बात कर रहा है 200 ग्राम का, तो
तो 200 ग्राम का निकालने के लिए क्या करोगे, 2 से गुणा यहाँ भी कर दो और 2 से गुणा यहाँ भी कर दो, यानी कि 200 ग्राम अगर हम CaCO3 को गर्म करेंगे ना तो हमारा 112 ग्राम कैल्शियम ऑक्साइड मिलेगा। मिलेगा ना, बिल्कुल मिलेगा। अब बोला है कि जो तुम्हारा एक कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ है ना 200 ग्राम CaCO3 को गर्म करने पर जो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड मिला है ना इसको तुम जल से अभिक्रिया कराओ। तो भैया अगर 56 ग्राम है तो रासायनिक सूत्र CaO है, लेकिन अगर 56 के हम दोगुना कर देंगे तो हमारा रासायनिक सूत्र भी एकदम दोगुना हो जाएगा, क्योंकि अगर CaO का भार 56 ग्राम है, अगर 56 का हम दोगुना करेंगे यानी कि हम इसका भी दोगुना कर देंगे। जैसे कि तुम्हारा CaO का भार 56 ग्राम है तो 112 ग्राम का क्या होगा 2Ca होगा, जैसे इसका डबल वैसे उसका डबल, यानी कि हमारा हो जाएगा 2CaO। निकाल के चेक कर लेना। देखो कैल्शियम का 40, ऑक्सीजन का 16, अब बगलिया में 2 चिपकाओगे तो 40 16 कितना होगा 56, 56 गुणे 2 112 हो गया। अब बोला है कि ये जो तुम्हारा कैल्शियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ ना इसको तुम जल से अभिक्रिया कराओ तो फटाक से कराओ। तो यहाँ पर जब हम जल से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको 2 भाग जल की आवश्यकता होगी, तो हमको मिल जाएगा फाइनली CaOH का ट्वाइस, 2CaOH का ट्वाइस मिलेगा। ठीक है, जैसे ही आप 112 ग्राम CaO को जल से अभिक्रिया कराओगे ना तो 2CaOH का ट्वाइस मिलेगा। अब तुमको यही बताना है कि कितने ग्राम जल की आवश्यकता पड़ी। तो देखो 2 भाग जल है तो 2 भाग हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1 प्लस का 16, तो 16 दू 18 दूना 36 ग्राम, यानी कि 36 ग्राम जल की आवश्यकता पड़ेगी। यानी कि 36 ग्राम अगर जल होगा ना तब हम कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया करा सकते हैं, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब तुमसे अगर मैं तुमसे पूछ लूं, चलो मैं पूछता ही हूं, अगर हमारा 1 भाग कैल्शियम ऑक्साइड होता, ध्यान से सुनना, अगर 1 भाग कैल्शियम ऑक्साइड होता तो इसका भरवा कितना होता, तो तुम कहोगे 2 भाग के 112 ग्राम है तो 1 भाग का कितना होगा, तो तुम कहोगे 56 ग्राम होगा। अगर हमारा केवल 1 भाग कैल्शियम ऑक्साइड होता तब कितने ग्राम जल की आवश्यकता होती, तो तुम कहते 1 भाग जल की आवश्यकता होती, और जैसे ही गुरुजी हम अभिक्रिया कराते तो CaOH का ट्वाइस मिल जाता। तो कितना जल की आवश्यकता, तो 16 जू 18 ग्राम, यानी कि केवल CaO या 56 ग्राम CaO को जल की आवश्यकता 18 ग्राम की है। लेकिन अगर 112 ग्राम CaO की बात करेगा तो 36 ग्राम जल की आवश्यकता होगी। समझ गए, समझ गए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 पर आओ। फेरस सल्फेट में फेरस मूलक की संयोजकता बताओ। तो सबसे पहले ई बताओ कि फेरस सल्फेट का रासायनिक सूत्र क्या है। तो तुम कहोगे गुरुजी फेरस सल्फेट का जो रासायनिक सूत्र है FeSO4 है। फेरस मूलक की संयोजकता बताना है। फेरस मूलक यानी Fe की तुमको संयोजकता बताना है। तो मैं मान लेता हूं कि जो हमारा फेरस Fe है इसकी संयोजकता X है। अब क्या करोगे, अब हम क्या करेंगे ना, सल्फर की संयोजकता 6 होती है, 4 भाग ऑक्सीजन है तो 4 गुणे माइनस का 2 बराबर में 0। तो यहां से क्या मिलेगा x प्लस का 6 माइनस का 8 बराबर 0, यानी x बराबर 2 मिल जाएगा। यानी फेरस सल्फेट में फेरस मूलक की संयोजकता 2 होगा। चलो अब आ जाना, आ जाना, आ जाना, जब दिल ना लगे दिलदार किसकी गली आ जाना, हमारी गली आ जाना। सही में गा रहा हूं जी, बताओ सही है कि नहीं जब दिल ना लगे दिलदार हमारी गली आ जाना।
देखो क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोला है, फास्फोरिक अम्ल का अणुसूत्र H3PO4 है, एक धातु यम के ऑक्साइड का सूत्र MO है, तो धातु के फास्फेट का सूत्र बताओ। ई तुम बताओगे क्योंकि ऐसा क्वेश्चन करवा रखा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 पर। यहाँ क्या बोला है, ध्यान से देखो। बोला है एक कार्बनिक यौगिक में 6.67% कार्बन है, सॉरी हाइड्रोजन है, कार्बन 40% है और शेष ऑक्सीजन है। तो 0.6 ग्राम एनटीपी पर आयतन 224 सेंटीमीटर क्यूब है। तो तुम यौगिक का सूत्र बताओ। पहले तो ई बताओ, हम ऐसा क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं कि नहीं करवाए हैं? तो तुम कहोगे बिल्कुल करवाए हैं। कौन सा क्वेश्चन ऐसा था बताओ, ऐसा क्वेश्चन कौन सा था? नहीं पता है, मैं बताता हूं, चलो देखो। ऐसा क्वेश्चन तैसा था, कैसा था देखो, ऐसा था। तो सबसे पहले अगर हमको यौगिक का सूत्र निकालना है, अयौगिक का नॉर्मल सूत्र नहीं निकालना है कि सरलतम सूत्र मूलानुपाती सूत्र निकालना है, तुमको आणविक सूत्र निकालना है। काहे कि आयतन यहां पर दे रखा है। चलो, तो सबसे पहले भैया यहां पर तत्व कौन, सबसे पहले सरलतम सूत्र निकालो। तो यहां पर तत्व लिखोगे, यहां पर परसेंटेज मात्रा लिखोगे, यहां पर तुम क्या लिखोगे, परमाणु भार लिखोगे। क्या लिखोगे बाबू, परमाणु भार लिखोगे। और यहां पर तुम परमाणुओं की संख्या लिखोगे। अब परमाणुओं की संख्या के बाद तुम क्या लिखोगे, सरल अनुपात लिखोगे। क्या लिखोगे, सरल अनुपात लिखोगे। लिखोगे ना, बिल्कुल लिखोगे। तो यहां पर भाई साहब तत्व में क्या है, एक तो हाइड्रोजन है और दूसरा तुम्हारा कार्बन है, और इन्होंने बोल रखा है कि शेष ऑक्सीजन है। तो हाइड्रोजन कितना है, तो 6.67 है, और कार्बन कितना है, 40 है, और बाकी का जो बचा है ना वो तुम्हारा ऑक्सीजन है। तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा कैसे निकालोगे? तो ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए क्या करेंगे, 100 में से इन दोनों को घटा देंगे। तो भाई साहब 100 में से ना तुम कार्बन और हाइड्रोजन की प्रतिशत मात्रा घटाओ, तो 6.67 और 40 घटाओगे तो क्या मिलेगा, 100 माइनस का 46.67। घटाओ 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 घटाओ, कितना मिलेगा? यहाँ पर देखो, एकदम बच्चों वाला खेल देखते हैं। तो 100 में से 46.67 घटाओ तो मिलेगा 3, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर भी 3, और 9 में से 4 जाएगा 5, यानी कि 53.33 ऑक्सीजन होगा। यानी ऑक्सीजन की जो प्रतिशत मात्रा होगी ना वो तुम्हारा 53.33 होगा। कितना होगा बाबू, 53.33। कौनो दिक्कत है, कौनो परेशानी है? नहीं है। अब देखो परमाणु भार लिखो, तो हाइड्रोजन का 1, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16 है ना, है। चलो अब देखो, हमको चाहिए परमाणुओं की संख्या, यानी n की वैल्यू चाहिए। तो परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए क्या करते हो, प्रतिशत मात्रा में परमाणु भार से भाग दो। तो 6.67 में 1 से भाग दोगे तो हाइड्रोजन में परमाणुओं की संख्या, कार्बन के परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए कार्बन के प्रतिशत मात्रा में कार्बन के परमाणु भार से भाग दो। ऑक्सीजन की प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए, परमाणुओं की संख्या निकालने के लिए ऑक्सीजन के प्रतिशत मात्रा में ऑक्सीजन के परमाणु भार से एकदम चाप के भाग दे दो। यहां पर आप डिवाइड करिएगा तो 6.67 आएगा, यहां पर भाग करिएगा तो 12 × 6 = 30,
बचेगा 4 जीरो, 12 तिया 36। यहां पर डिवाइड करोगे तो 16 तिया 48 और फिर 16 तिया 48। अब क्या करेंगे, तो सरल अनुपात निकालने के लिए इन तीनों में जो सबसे छोटा नंबर है ना, उसी से तीनों में भाग दे दो। तो सबसे छोटा नंबर 3.3 है, तो सब में 3.3 से भाग दो, तो 6.67 बट्टे का 3.3, 3.3 बट्टे का 3.3 और 3.3 बट्टे का 3.3। जो सबसे छोटा नंबर है उसी से सब में भाग दे दो। तो यहाँ पर गुरु भाग दोगे तो 2 मिलेगा, यहाँ पर भाग दोगे तो 1 मिलेगा और यहाँ पर भी 1 मिलेगा। यानी कि हम प्यार से कहेंगे कि हाइड्रोजन हमारा 2 भाग है, कार्बन हमारा 1 भाग है और ऑक्सीजन हमारा 1 भाग है ना? है। तो हमारा सरलतम सूत्र क्या बनेगा? 2 भाग हाइड्रोजन है तो C2 लिखोगे, 1 भाग कार्बन है, ओहो हो, 2 भाग हाइड्रोजन है ना तो H2 लिखोगे, 1 भाग कार्बन है तो C लिखोगे, 1 भाग ऑक्सीजन है तो O में लिखोगे। कि और कुछ आ रहा है? सही है ना जी? सही है। चलो, यानी कि कुछ और काम तमाम बन जाए। H2CO को तुम क्या लिख सकते हो? H2CO को तुम क्या लिख सकते हो? हम लिख सकते हैं भैया CH2O लिख सकते हैं। लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। अब हमको क्या चाहिए? आणविक सूत्र निकालने के लिए यौगिक का सूत्र देखो, अगर तुमको आयतन दे रखा है ना, इसका मतलब आणविक सूत्र की ही बात कर रहा है। अगर एनटीपी पर आयतन दे रखा है तो सबसे पहले भैया आणविक सूत्र लिखने के लिए हमको अणुओं की संख्या पता होना चाहिए। तो अणुओं की संख्या n बराबर कैसे निकालोगे? बताओ। अणुओं की संख्या n की वैल्यू निकालने के लिए बताओ कैसे निकालोगे? अगर आयतन दिया हो, इसके पहले तो तुमको अणुभार दिया था तो निकाल लिए थे, लेकिन यहां पर आयतन दे रखा है तो बताओ कैसे निकालोगे? तो अणुओं की संख्या n बराबर क्या होता है? भार बट्टे का आयतन गुणे का आपका होता है 22,400, क्योंकि एनटीपी पर जो आयतन होता है वो 22,400 होता है। अब भाई साहब यहां पर देखो भार दे रखा है, कितना दे रखा है? 0.6 ग्राम। तो यहां पर हम लिख देंगे प्यार से 0.6। आयतन कितना है बाबू? 224 सेंटीमीटर क्यूब। मल्टीप्लाई बाई कर दो 22,400। कहीं से कोई दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, सारी चीजें बिल्कुल सही चल रही हैं, कहीं से कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 224 से काटोगे 224 को एक बार में, डबल जीरो, तो 100 का गुणा 0.6 में करोगे तो मिल जाएगा 60। ये तुम्हारा अणुओं की संख्या निकल रहा है जी, अणुओं की संख्या नहीं निकल रहा है, ये तुम्हारा अणु भार निकल रहा है। क्योंकि भार बट्टे आयतन की जब बात कर रहे हो तो अणुओं की संख्या कहां से आ गई? अणु भार निकल रहा है, तो अणु भार तुम्हारा आ गया 60। अब देखो जब तुमको अणु भार पता चल गया ना, अब तुम अणुओं की संख्या निकालोगे। अणु भार बराबर भार बट्टे आयतन गुणे 22,400 होता है, ध्यान में रखो। अब यहां पर अणुओं की संख्या निकाल लो। तो भैया अणुओं की संख्या कैसे निकालोगे? तो अणुओं की संख्या n बराबर क्या होता है? अणुओं की संख्या n बराबर क्या होता है? अणु भार बट्टे मूलानुपाती सूत्र भार। तो अणु भार तुम्हारा है 60, मूलानुपाती सूत्र भार कितना है? तो तुम कहोगे हम निकाले ही नहीं है। तो देखो कार्बन है तो 12, यहां पर लिखें कार्बन का 12 हो गया, 2 भाग हाइड्रोजन है तो 2 ग्राम वहां से मिलेगा और 1 भाग ऑक्सीजन है तो 16 यहां मिलेगा। तो 16 2 18 12 30, यानी कि मूलानुपाती सूत्र भार तुम्हारा 30 है। क्योंकि भैया मूलानुपाती सूत्र CH2O है,
अब CH2O का भार निकालोगे तो मोलानुपाती सूत्र भार 30 आया। अब 30 से भाग दोगे 60 को तो 2 आ जाएगा, यानी N की वैल्यू 2 आ गई। अब आणविक सूत्र निकाल लोगे तो आणविक सूत्र निकालने के लिए क्या करेंगे, आणविक सूत्र निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, N का गुणा मूलानुपाती सूत्र में कराओ। तो N गुणे मूलानुपाती सूत्र क्या है, CH2O। अब N की वैल्यू 2 ही रखोगे तो मिलेगा तुमको C2H4 C2H4 और मिल जाएगा O2। अब देखो C2H4O2 कहाँ है, कहाँ छिपे हो भाई, C2 यानी 2 ठो कार्बन 4 ठो हाइड्रोजन, तो 3 एक 4 ठो हाइड्रोजन 2 ठो ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर डी सही होगा। यानी यौगिक का जो सूत्र होगा वो तुम्हारा CH3COOH होगा। बताओ सही है या गलत, तो तुम कहोगे सही है, मैं भी चेक कर लेता हूँ सही है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तो ध्यान में रखो, ऐसे प्रश्नों को देखकर घबराना मत, बिल्कुल मत घबराना यार। एक बार में नहीं समझ में आता, 2 बार देखो, 2 बार देखने के बाद एकदम धुआं धुआं कर दोगे, चाहे कैसे भी पूछ लोगे, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चन करके आओगे ना तभी टॉप रैंकर बनोगे। अब मेरे प्यारे दोस्तों, अगर थोड़ी सी कठिन क्वेश्चन आ गए तो घबरा करके हट नहीं जाना है कि हटो छोड़ दो, लेकिन यही क्वेश्चन तुमको टॉप रैंकर बनाते हैं। नॉर्मल तो सब कर लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 24 पर सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुभार होगा। तो जो तुम्हारा सल्फ्यूरिक अम्ल होता है ना, इसका अणुसूत्र क्या होता है, सल्फ्यूरिक अम्ल का अणुसूत्र H2SO4 होता है। इसका अणुभार निकालो तो 2 भाग हाइड्रोजन है तो 2 गुणे 1, सल्फर का कितना होता है 32 होता है, ऑक्सीजन 4 भाग है तो 4 गुणे 16, तो मिलेगा भैया 2 प्लस का 32 प्लस का 64, 64 और 32 96, और 96 में 2 जोड़ोगे तो 98, यानी सल्फ्यूरिक अम्ल का जो अणुभार होगा 98 होगा। क्वेश्चन नंबर 25 पर आ जाओ। बोला है 46 ग्राम सोडियम की जल से क्रिया कराने पर कितने ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त होगा। तो भैया 46 ग्राम सोडियम, तो ये बताओ सोडियम जो है तुम्हारा, इसका भार कितना होता है, तो तुम कहोगे 23 ग्राम होता है। सोडियम का जो भार होता है 23 ग्राम होता है, लेकिन 46 भाग किया है, यानी कि 2 भाग सोडियम लिया है, तो 2 भाग सोडियम का भार 46 ग्राम लिया है, क्योंकि एक भाग का 23 होता है तो 2 भाग का 46, यानी इन्होंने 2 भाग सोडियम लिया है, तो 2Na का किससे अभिक्रिया कराना है, जल से, तो 2 भाग सोडियम है तो 2 ही भाग जल से प्यार से अभिक्रिया कराओ, तो क्या मिलेगा 2NaOH प्लस का H2, तो कितने ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, तो 2 भाग हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, यानी कि 2 ग्राम हाइड्रोजन प्राप्त हुआ, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर आप आ जाओ 26 पर। थोड़ा सा अलग है, लेकिन भीड़ से बाहर निकलना है तो अलग ही करना पड़ेगा ना। चलो धैर्य बना के रखना, क्योंकि हम एकदम फाइनल पंच मारने वाले हैं। एक दो क्वेश्चन और है, उसके बाद से इस चैप्टर का एकदम पूरा धुआं धुआं हो जाएगा, है ना। तो धैर्य बना के रखिएगा। आ जाओ, यहाँ पर बोला है 1.9750 ग्राम गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर शुद्ध हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर कितने ग्राम जल प्राप्त होगा। क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर शुद्ध हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर कितने ग्राम जल प्राप्त होगा। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का केमिकल फार्मूला होता है CuO। और ध्यान में रखना, कभी भी क्वेश्चन पूछेगा ना तो तुमको अणुभार दिया होगा। देखो अणुभार दिया नहीं है बट देना चाहिए, अणुभार दिया रहता है, ठीक है। तो बोला है
क्यूप्रिक ऑक्साइड को तुम हाइड्रोजन से प्रवाहित कराओ। तो क्यूप्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO है। इसको बबुआ तुम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराओ तो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? जब हम हाइड्रोजन से अभिक्रिया कराएंगे तो हमको मिल जाएगा Cu प्लस का मिल जाएगा H2O, यानी कॉपर और H2O तुमको मिल जाएगा। तो सबसे पहले तुम CuO का भार निकालो। तो कॉपर का होता है 63, ऑक्सीजन का होता है 16, यानी कि हमको मिल जाएगा 79 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड में। अगर हम हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं ना तो कितने ग्राम जल प्राप्त हो रहा है? तो 18 ग्राम जल प्राप्त हो रहा है, क्योंकि दो है। ओहो, देख रहे हो ना, एकदम लास्ट में एकदम रिदम तोड़ दिया। अगर 5 मिनट रुक गए होते तो तुम्हारी, चलो कोई बात नहीं है, बोला होगा मास्टर जी पूरा एकदम आज धुआं धुआं कर रहे हैं, एकदम लाइटिया काट दो। रुको 5 सेकंड, 2 क्वेश्चन और है, क्लियर कराऊंगा। ठीक है, बस आप 10 सेकंड का टाइम दीजिए, ये हमारा स्मार्ट बोर्ड ओपन होने दीजिए, फिर लास्ट के 2 क्वेश्चन हम करवा के जाएंगे। चाहे ए बार बार लाइट काटे, चाहे एक बार काटे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर 5 मिनट ये रुक जाएंगे ना तो हम एकदम पूरा एकदम खत्म कर देंगे इस चैप्टर की कहानी ही। तो बस 10 सेकंड का समय दो, स्मार्ट बोर्ड को ओपन होने दो, फिर मैं देखो कैसे धुआं धुआं करता हूं इनका। चलो बाबू खोल जा, खुल जा, सिम सिम खुल जा। मेरे सपनों के राजकुमार, मैं तो उसकी दीवानी बनूंगी, दिल है कि मानता नहीं। आ जाओ। ए बेकरारी क्यों हो रही है, ये जानता ही नहीं। ओ हो दिल है कि मानता, तेरी ही। यह क्वेश्चन था ना? बिल्कुल था। तो क्वेश्चन में ए बोला था कि 1.9750 ग्राम गर्म क्यूप्रिक ऑक्साइड के ऊपर शुद्ध हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर कितने ग्राम जल प्राप्त होगा, ये तुमको बताना है। तो भैया क्यूप्रिक ऑक्साइड, उसको मैं सही करवा दूंगा, क्यूप्रिक ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र CaO होता है। इसको किसमें? हाइड्रोजन के साथ प्रवाहित करेंगे तो क्या बनेगा? तो क्वेश्चन में लिख रखा है क्या बनेगा। तो जैसे ही तुम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन के साथ प्रवाहित कराओगे तो तुमको मिल जाएगा कॉपर प्लस का मिल जाएगा H2O। मिलेगा ना? बिल्कुल मिलेगा। तो यहाँ पर क्यूप्रिक ऑक्साइड का तुम क्या करोगे? अणुभार निकालो। तो कॉपर का होता है 63, ऑक्सीजन का होता है 16, तो पूरा मिलेगा 79 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड। यानी कि 79 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन प्रवाहित करते हैं ना तो देख लेते हैं कितना ग्राम जल प्राप्त होता है। तो 2 भाग हाइड्रोजन है तो 2 प्लस का 16, यानी 18 ग्राम हमारा जल प्राप्त होता है। 79 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को हाइड्रोजन प्रवाहित करने पर 18 ग्राम जल प्राप्त होता है। तो देखो मेरे बबुआ, अगर हम 79 ग्राम, क्या लिखा रहा है यार, 79 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड को
हाइड्रोजन प्रवाहित कर रहे हैं तो 18 ग्राम जल प्राप्त हो रहा है। यहां से 1 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड में अगर हम हाइड्रोजन प्रवाहित करें तो कितना ग्राम जल प्राप्त होगा? तो तुम कहोगे गुरुजी 18 में तुम 79 से भाग दे दो, 1 ग्राम क्यूप्रिक ऑक्साइड में इतना जल प्राप्त होगा 18/79। लेकिन पूछा कितना है? पूछा है तुमसे 1.9750, तो दोनों साइड गुणा कर दो, तो 1.9750 इधर भी हो गया और इधर भी हो गया 9750। तो यहां से जब तुम बबुआ सॉल्व करोगे, इसको हम मिटा देते हैं ना, तो यहां से जब तुम सॉल्व करोगे तो 1.9750 क्यूप्रिक ऑक्साइड में अगर तुम हाइड्रोजन प्रवाहित करोगे ना, तो देख लो कितना ग्राम जल प्राप्त होगा। कैलकुलेशन करो, करो थोड़ा कैलकुलेशन, देखते हैं तुम्हारी कैलकुलेशन स्पीड कितना फास्ट है। ऑलरेडी हमने कैलकुलेशन कर रखा है, 0.45 ग्राम आएगा, काट पीट देना, 0.45 ग्राम आएगा, क्योंकि कैलकुलेशन करने चलूंगा ना तो जो तुम्हारा 1.5 घंटे का वीडियो है 2 घंटे से ऊपर चला जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 पर आओ, इसको भी हम बता दे। गैस का अणुभार बताना है, तो कौनो दिक्कत ना आई बा। तो अणुभार बराबर क्या होता है? अणुभार बराबर तुमको होता है जब आयतन दिया हो, जब आयतन दिया हो तो अणुभार बराबर क्या होता है? भार बट्टे आयतन गुणे 224। वहां पर जो आयतन था तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब में था, तो मैंने 22,400 लिया था। लेकिन यहां पर जो आयतन है ना, वो तुमको किस में दिया है भाई साहब? लीटर में दिया है। किस में दिया है भाई साहब? एक बार मैं चेक भी कर लेता हूं। यहां पर तुमको लीटर में दिया है। ये तुम्हारा सेंटीमीटर क्यूब के केस में 22,400 से गुणा कर देते हैं, लेकिन लीटर के केस में क्या करोगे? 22,400 से नहीं गुणा करोगे, इसमें 22.4 से गुणा करोगे। कैसे गुरुजी 22.4 से गुणा करेंगे? क्योंकि सेंटीमीटर को अगर लीटर में बदलोगे ना, तो इसी में एकदम चाप के तुम 1000 से भाग दोगे तो 22.4 आ जाएगा। तो ध्यान में रखना, अगर सेंटीमीटर क्यूब में आयतन देगा तो 22,400 से गुणा, अगर लीटर में देगा तो 22.4 से गुणा। तो अणुभार बराबर क्या होता है? भार बट्टे का आयतन गुणे 22.4। 22.4 से कब गुणा कराएंगे? जब लीटर में होगा, लेकिन सेंटीमीटर क्यूब में आयतन होगा तो 22,400 से। कंफ्यूज मत होना। तो भार तुम्हारा 8 है, आयतन तुम्हारा 5.6 लीटर है, गुणे 22.4 से। अब भाई साहब यहाँ पर काट करो तो 8 सत्ते 56, यानी कि 0.7 बार में, नीचे में भी एक अंक पे दशमलव, ऊपर में भी एक अंक पे दशमलव, तो 224 बट्टे का 7। तो 7 त्रिक 21, 7 दूना 14, यानी 32 ग्राम अणुभार होगा। कितना होगा भाई साहब? 32 ग्राम अणुभार होगा। तो इस तरीके से मेरे प्यारे दोस्तों, आपका जो केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 7 था ना, पूरी तरह से मैंने कंप्लीट कर दिया। अगर कहीं भी कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी हो, तो आप हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। हाँ, टेस्ट देना बिल्कुल मत भूलना, कल सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे के बीच। चैप्टर का नाम बता दिया है। मैथ के 2 चैप्टर रहेंगे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7, और केमिस्ट्री के भी 2 चैप्टर रहेंगे, चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर नंबर 7। मैं कम्युनिटी पोस्ट पर भी डाल दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।